डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम रीजन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पर बात कर रहे थे और हमने बात की कि जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीशीज़ का, उसके अकॉर्डिंग न्यू स्पीशीज़ एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाता है अपने प्रीवियस ग्रुप से, क्योंकि स्पीशीज़ की डेफिनेशन ही ये है। तो उसके बाद हमने बात की थी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर देते हैं ग्रुप्स को। तो हमने प्री जाइगोटिक बैरियर्स की बात की थी। तो आज हम प्री पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स की बात करना चाहते हैं। पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जो जो ग्रुप्स होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव पार्टनर बनने से रोकते हैं, क्योंकि अगर वो मेटिंग कर भी लें, रिप्रोडक्टिव पार्टनर्स बन भी जाएं, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो वायबल नहीं होंगे या फर्टाइल नहीं होंगे और अपनी नस्ल को, अपनी स्पीशी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये वो जो फैक्टर होते हैं, इनको हम कहते हैं पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स। तो ये क्या होते हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हम इस पर भी बात करना चाहेंगे। कि देखें, इसमें पॉइंट ये है कि वो मेटिंग तो करेंगे लेकिन उनकी आगे नस्ल जारी नहीं रहेगी, जिसकी यानी अगर उनका आगे हाइब्रिड प्रोड्यूस भी होगा तो वो वायबल या फर्टाइल नहीं होगा, तो उससे उनकी स्पीशी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। तो सिर्फ वो तभी कंटिन्यू रह पाएंगे अगर वो अपने उन इंडिविजुअल्स के साथ मेटिंग पार्टनर चूज करें जिनके ऑफस्प्रिंग्स वायबल और फर्टाइल होते हैं, ताकि उनकी स्पीशी आगे चल सके। तो जिनकी चल सकेगी, फिर वो एक अगर ए ग्रुप ऐसे कर रहा है तो वो स्पीसी ए हो जाएगी और दूसरा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करेगा वो ग्रुप बी हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये आपस में उसके बाद इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगे, तो दे विल बी कॉल्ड एज डिफरेंट स्पीशी। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें पोस्ट जाइगोटिक बैरियर है वो है रिड्यूस्ड हाइब्रिड वायबिलिटी। तो हाइब्रिड जो होता है वो वायबल नहीं होता। मीन्स दो ग्रुप हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने आपस में मीटिंग की, तो मीटिंग करने से उनका जाइगोट ही डेवलप नहीं हुआ, या फिर जाइगोट डेवलप तो हुआ लेकिन मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचा, बर्थ तक नहीं पहुंचा। और तीसरी वजह ये कि वो जाइगोट पैदा भी हो गया, डेवलप भी हुआ, लेकिन उसके बाद वो मेच्योरिटी तक रीच नहीं हुआ, क्योंकि उसके इन तीनों की रीजंस क्या है कि उसके अंदर जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स ने लॉन्ग टर्म एक दूसरे से मेटिंग नहीं की और इन दोनों की जो म्यूटेशंस थी वो सेपरेटली इन दोनों में एक्यूमुलेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके जो गैमीट्स हैं वो इस वक्त एक दूसरे के साथ जेनेटिकली इनकम्पैटिबल हो गए। अब वो जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो डिफरेंट लेवल्स की हो सकती है। तो इसलिए ये तीन सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो जाइगोट बनेगा ही नहीं, मींस फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई समटाइम्स फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि अगर उसके बाद में जो डेवलपमेंटल प्रोसेस जिससे उसने गुजरना है उसमें कोई जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। या फिर अगर वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया, पैदा हो गया, तो उसके बाद जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जाएगा तो उसमें स्टेज पर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पर डिफरेंट जीन स्विच ऑन होते हैं। तो कोई लेटर ऑन कोई ऐसे जीन्स हैं जब वो स्विच ऑन होंगे तो उस वक्त वो जेनेटिकली इनकम्पैटिबल होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी खो देगा। तो इससे हम कहते हैं रिड्यूस्ड हाइब्रिड वायबिलिटी, कि वो वायबल नहीं है ऑफस्प्रिंग। एक दूसरा केस हो सकता है, उसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी। ये जो हाइब्रिड है वो फर्टाइल नहीं है, मीन्स वो तीनों जो पिछली हमने बातें की कि वो पैदा हो गया और उसके बाद वो अपनी एंड तक अपनी लाइफ के भी जाता है, लेकिन वो गमीट नहीं प्रोड्यूस कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसकी एग्जांपल जो है वो खच्चर है, जो घोड़े और गधे के मिलाप से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइब्रिड है, जो म्यूल है, वो फंक्शनली एक्टिव गमीट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड फर्टिलिटी ब्रेकडाउन या हाइब्रिड फर्टिलिटी रिड्यूस्ड उसकी हो गई। इसी तरह उसमें भी जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है कि वो गमीट्स बना भी ले, लेकिन उसके गमीट्स, मतलब अगर वो मेल है तो उसकी जो फीमेल है उसके साथ उसके गमीट्स कंपैटिबल नहीं है, वो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो इसे हम कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड हाइब्रिड फर्टिलिटी है। तो अगर ये भी हो जाता है तो वो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो हैं वो आपस में मेटिंग पार्टनर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो अपनी स्पीशी को आगे कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। तो इसलिए वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप कहलाएंगे, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स आर कॉल्ड डिफरेंट स्पीशीज। हाइब्रिड ब्रेकडाउन एक सिचुएशन है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं हाइब्रिड्स के वो वायबल नहीं रहते। यानी अगर एग्जाम्पल इसकी है कि जो गधे और घोड़े के मिलाप से जो खच्चर पैदा हुआ है, इमेजिन कि खच्चर भी अपने बच्चे आगे पैदा कर ले, लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके या तो वो वायबल ना हो, या फिर अगर वो वायबल हो तो वो फर्टाइल ना हो। तो अगर ये भी सिचुएशन है तो भी ये स्पीशी आगे कंटिन्यू नहीं रह सकेगी। तो जब भी हमें खच्चर चाहिए होगा
वो गधे और घोड़े के मिलाप से ही पैदा होगा। खच्चर अलग से एक अपनी स्पीशी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकेगा, तो इसलिए घोड़ा और गधा अलहदा स्पीशीज कहलाएंगे, क्योंकि वो अपनी उनकी जो बच्चे हैं वो आगे अपनी स्पीशी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इट मीन्स उनके बीच में पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स डेवलप हो गई हैं। तो ये जो दो बैरियर्स हैं, प्री ज़ाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक, ये दीज आर द रीजंस जो कॉज हो जाती हैं। हमने उनके फैक्टर्स को देखा जिससे वो दो ग्रुप रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं, राइट। ओके, तो अब ज़रा देखना हमने कि मोड्स ऑफ स्पेसिएशन क्या है। तो इसमें मोड्स ऑफ स्पेसिएशन को समझने के लिए प्रीजाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स कैसे डेवलप होती हैं और कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं स्पेसिएशन के प्रोसेस को, ये समझना ज़रूरी था, इसलिए हमने ये पहले डिस्कस किया। तो दो मोड्स हैं जिससे स्पेसिएशन होती है। एक को हम कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और दूसरे को हम कहते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशंस हैं, उनमें जो जीन फ्लो होना था पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स की तरफ, वो इंटरप्ट हो जाता है ड्यू टू जियोग्राफिकल रीजंस। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा कि फैसलाबाद और लाहौर के बीच में अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम इमेजिन के लाहौर एक दूसरे कंट्री का पार्ट बन जाता है किसी वजह से, और फैसलाबाद किसी दूसरे कंट्री का पार्ट बन जाता है, या लाहौर और फैसलाबाद के बीच कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि लाहौर के रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं किसी एक स्पीशी के, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात कर लें, वो फैसलाबाद को और एक दूसरे को विजिट नहीं कर पाते, एंड इट रिमेन्स सो फॉर अ मिलियन ईयर। तो अब क्या होगा कि जो फैसलाबाद के लोग हैं इनके अंदर जो म्यूटेशंस हो रही होंगी ओवर टाइम, वो इनके अंदर ही क्यूमुलेट हो जाएंगी, और उनके जो वहाँ पर हुई हैं वो वहीं क्यूमुलेट हो जाएंगी, और ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे फॉर अ मिलियन ईयर। तो उसके बाद इनके बीच में डिफरेंट किस्म के डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम उनको देखेंगे। तो वो डिफरेंसेस की जो वजह से उनमें जो डिफरेंसेस डेवलप होंगे उसमें ये भी हो सकता है कि वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे के कंपैटिबल ना रहें। तो अगर वो ना रहें और फिर जब वो उसके बाद एक मिलियन ईयर के बाद वो मिलें और वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें और रिप्रोड्यूस ना कर सकें, हो सकता है कि वो इतने चेंज हो जाएं। ये भी हो सकता है कि वो चेंज ना हो, कुछ भी ना हो, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि वो इतने चेंज हो जाएं कि अब अगर वो मेटिंग पार्टनर ही एक दूसरे को चूज़ ना करें, और अगर करें तो जो उनके बच्चे हों वो वायबल ना हों, और अगर वायबल हों तो हो सकता है वो फर्टाइल ना हो। और एक्चुअली ऐसा होता है, यानी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपने देखा है कि कुछ हमारे यहाँ जो मेल्स हैं या जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती हैं कि उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते। I mean, if they are males, they are unable to produce sperms, and if they are female, they are unable to produce eggs, or sometimes both males and female partners, they produce gametes, I mean sperms and eggs, but उनके मेल gametes और फीमेल gametes एक दूसरे को recognize नहीं कर रहे होते, fertilization नहीं हो रही होती। तो इस केस पर फिर इसका एक सोल्यूशन होता है कि उनकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई जाए। इट मीन्स यू हैव टू नोट दिस डाउन कि ये प्रॉब्लम जो है जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी और गमीट्स की जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें म्यूटेशंस आती हैं जो वेरिएशन लेके आती हैं इंडिविजुअल्स में। तो ये इस तरह की चीज़ें मुमकिन हैं। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में क्या है कि एक ही जगह पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जीन फ्लो, नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जो जीन फ्लो है वो किसी भी वजह से इंटरप्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस हो सकती हैं, या कोई और रीज़न भी हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल जो मैं अभी आपको दे रहा था कि एक ही जगह पे रहने वाले जो लोग हैं, वो जो अभी जो कपल जिसकी बात कर रहा था जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इट मीन्स दे आर नॉट दे आर काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि यही मेल, अगर फीमेल की तरफ से प्रॉब्लम है तो यही मेल किसी दूसरी फीमेल के साथ तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इस फीमेल और समटाइम मेल की तरफ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर ये फीमेल किसी दूसरे मेल के साथ तो रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ये इन दोनों इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर रहा है। ऑफ कोर्स इनके जो अभी बच्चे होंगे वो स्टिल ह्यूमन स्पीशी ही होगी, लेकिन इफ़ यू एक्सटेंड दिस टू अ मिलियन ईयर तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि उनके अंदर म्यूटेशंस ऐसी डेवलप हो जाएं कि फिर वो आपस में इंटरब्रीड ना कर सकें। तो अगर विदाउट जियोग्राफिकल रीजंस मीन्स एक ही जगह पर रहते हुए ऐसा होता है तो सिम्पैट्रिक, और अगर जियोग्राफिकल रीजन की वजह से होता है तो एलोपैट्रिक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा समझाने के लिए। ये एक पिक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें ट्रीज दिखाए गए हैं एक ही जगह पे। तो लेफ्ट साइड में आपने देखा कि उनके बीच में वोल्केनिक eruptions हुई, और वोल्केनिक eruptions होने से ये माउंटेन डेवलप हो गई या प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में टकरा गई, उसकी वजह से ये माउंटेन रेंजेस डेवलप हो गई। तो इसमें क्या है कि जो लेफ्ट साइड के ट्रीज़ हैं वो राइट साइड के ट्रीज से
आइसोलेट हो गए हैं जियोग्राफिकली, अब ये एक दूसरे के साथ मीटिंग कर ही नहीं सकते, फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे रिमेन सेपरेट। तो अब माउंटेन के दूसरी तरफ और इस तरफ बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, वाटर सोर्सेज बदल जाएंगे, हो सकता है बर्ड्स भी बदल जाएं, इंसेक्ट्स भी बदल जाएं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, हो सकता है उस तरफ बारिशें ज़्यादा हों, इस तरफ कम हों, यू नो मैनी रीजन्स। तो उस लिए क्या होगा कि इनका आपस में बिहेवियर चेंज होगा, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाएंगे। मीन्स आफ्टर सम टाइम्स, यानी अगर ये पहाड़ी सिलसिला यहाँ से ख़त्म हो जाए या उधर वाले ट्रीज लाकर इधर लगाए जाएं या इधर वाले उधर लगाए जाएं, तो हो सकता है वो एक दूसरे को के साथ रिप्रोड्यूस कर लें, हो सकता है ना करें। अगर कर लें तो इट्स फाइन, दे आर स्टिल सेम स्पीशी। इफ दे कैन नॉट, इट मीन्स दे आर नाउ अ डिफरेंट स्पीशी। तो इसी तरह सिम्पैथिक स्पीसिएशन में भी हो जाता है। तो हम आगे जाकर देखते हैं कि क्या मज़ीद रीज़न होती हैं सिम्पैथिक स्पीसिएशन, क्या रीज़न होती हैं एक ही जगह पर रहते हुए, क्यों ऐसा होता है कि वो आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं। तो पहले मुझे लेट मी एक्सप्लेन यू एलोपैथिक स्पीसिएशन। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हम आपको देने लगे हैं। ये ग्रैंड कैनन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इसमें ये जो पहाड़ी सिलसिला है, माउंटेन रेंज आप देख रहे हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो वंस दे वर वन प्लेटफॉर्म, आई मीन दे वर टुगेदर, लेकिन लेटर ये जो इसके बीच में ड्यू टू वाटर मूवमेंट, अब ये वाटर मूवमेंट अचानक नहीं हुई होगी, इसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे होंगे। तो उसमें ये बीच वाले जो माउंटेन्स हैं वो किसी वजह से यहाँ से रिमूव हो गई, एरोड हो गई, या हो सकता है कि ये साथ में हो और अर्थ के आया हुआ और एक दूसरे से सेपरेट हो गए हों, या पानी के साथ, मैं आपको जनरलाइज कर रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। बहरहाल ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो अब हमने देखा है कि ये स्कर्ल की एक स्पीशी है जो इस तरफ रहती है और एक स्कर्ल की दूसरी स्पीशी। अगर आप इनको देखें ये बिल्कुल एक जैसे हैं, बिकॉज दे हैड सिमिलर इंसेस्टर्स, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड अब नहीं कर सकते, इनके बिहेवियर्स डिफरेंट हो गए हैं ब्रीडिंग के। ये रियल एग्जाम्पल है, ये इस वक्त एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि इन दोनों साइड्स पर रहने वाले जो बर्ड्स हैं, ऐसी कोई नहीं चीज़ मिलती कि बर्ड्स की एक स्पीशी इधर रह रही है और एक इधर रह रही है, और जो इधर है और वो इधर नहीं है, और जो इधर है वो इधर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्कर्ल की जो स्पीशी इधर है वो इधर नहीं है, और जो इधर है और वो इधर नहीं है। उसकी वजह क्या थी कि स्कर्ल इस जगह से क्रॉस नहीं कर सके, लेकिन जो फ्लाइंग बर्ड्स, इंसेक्ट्स थे, वो आपस में क्रॉस करते रहे हैं इस जगह को फ्लाई करके, और उनकी स्टिल सिमिलर स्पीशीज बोथ साइड्स पे एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस वुड बी कॉल्ड एन एलोपैट्रिक स्पीसिएशन ड्यू टू जियोग्राफिकल रीजंस, राइट। ओके, ये एक और एग्जांपल देखें जो मैं आपको बता रहा था कि क्या ये इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा इज एन इस्थमस कंट्री। आई बिलीव कि यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट पनामा, आई एम रेफरिंग टू द पनामा पेपर्स। तो इसमें क्या है कि पनामा एक स्ट्रिप सी है जो दो समंदरों को आपस में सेपरेट कर रही है। तो ये अगर आप इस पर गौर करें तो ये कंट्री जो है गैलापागोस की तरह, हवाईयन आइलैंड्स की तरह वोल्केनिक एरप्शन से डेवलप हुआ है, राइट। तो ये वोल्केनिक एरप्शन डेवलप होते 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 ये एक इस्थमस बन गई। तो अब दिस इस्थमस स्लोली, क्योंकि ये अचानक नहीं कंट्री डेवलप हुआ, इस मिलियन ईयर लगा होगा। तो इन दैट मिलियन ईयर्स ये जो इरप्शन होती गई, उसने इस तरफ की जो स्पीशीज़ थी वाटर स्पीशीज़ और इस तरफ की जो वाटर स्पीशीज़ को, उनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। तो जब वो एक दूसरे से मिल ही नहीं सके तो वो मेटिंग नहीं कर सके, एक दूसरे को चूज नहीं कर सके। सो दैट्स हाउ दे बिकम आइसोलेटेड। मैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। वंस दे आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, अब इधर वाली जो रहने वाली स्पीशीज़ हैं उनमें जो म्यूटेशंस होंगी, और इधर रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं वो इनमें जो म्यूटेशंस होगी वो उनकी इनमें और इनकी इनमें एक्यूमुलेट होती जाएंगी। सम ऑफ द म्यूटेशंस अमंग दोज म्यूटेशंस could cause the genetic incompatibility between the species living here and here। तो उससे क्या, नॉट स्पीशीज, हम कह लेते हैं इंडिविजुअल्स, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल जो यहाँ और यहाँ सेपरेट हुए, उनके बीच में इनकम्पैटिबिलिटी आ गई होगी। उसमें आपको पता है प्रीजाइगोटिक भी हो सकती है, मीन्स कि वो एक दूसरे को मेटिंग पार्टनर चूज ना करें, और अगर चूज कर लें तो कंपैटिबल ना हो, ठीक है। तो इस तरह की रीज़न से वो तो ये पनामा में हुआ है। तो अब अगर पनामा के इस तरफ और इस तरफ देखें तो यू फाइंड डिफरेंट स्पीशीज़, और अगर गौर करें उनके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करें तो वी फाइंड के दे हैड सिमिलर इंसेस्टर्स लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो ये इसकी है। तो इसके अलावा, ये पनामा के अलावा अगर कोई लार्ज लेक जो है, बड़ी लेक समटाइम वाटर लेवल लो होने की वजह से छोटी लेक्स में स्प्लिट हो जाती है, तो भी उसके अंदर रहने वाली स्पीशीज़ आइसोलेट हो जाती हैं, और समटाइम्स कुछ स्पीशी किसी खास जगह पे मूव कर जाती हैं, ठीक है। ओके, एक और लिविंग एग्जांपल देखें। ये नेवाडा जो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ओरेगन और नेवाडा स्टेट्स, तो इस तरफ जो है यहाँ पर ओरेगन है और इस तरफ नेवाडा है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम ओरेगन टू नेवाडा, तो व्हाट वी सी, ये जो पॉपुलेशन आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये इनलैंड पॉपुलेशंस हैं इस लिजर्ड की,
और ये जो स्पीशीज आप देख रहे हैं ये कोस्टल पॉपुलेशन है। तो अब देखिए जब जिस तरफ कोस्टल है, समंदर है, वहाँ पर न्यूट्रिशन, वहाँ पर टेम्परेचर, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो गई होंगी इससे। अब हुआ क्या होगा, हुआ ये इस वक्त लिविंग हैं सारी स्पीशीज़, और इन सब का इंसेस्टर हमने इनके जीनोम स्टडी करके इनके फाइलोजेनेटिक्स एनालिसिस किए हैं, तो हमें पता चला कि इन सब का इंसेस्टर सेम है। हुआ ये होगा कि यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन रह रही होंगी, और जब इनकी पॉपुलेशन बड़ी होगी तो कुछ पॉपुलेशन कंपटीशन की वजह से इधर मूव कर गई होंगी और कुछ इधर मूव कर रही होंगी। अब जो पॉपुलेशन इधर मूव करी और जो इधर मूव करी वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गई। उसके बाद उनकी फूड हैबिट्स देखें, फूड का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हमारी बॉडीली मेटाबॉलिज्म चेंजेस में। तो जब मेटाबॉलिज्म चेंज होता है तो हमारी बॉडी फ्रेगरेंसेस, हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंज होती है, हमारे फेरोमोन्स की नेचर चेंज होती है, हमारे स्किन की सरफेस चेंज होती है, हमारे स्किन का कलर चेंज होता है एनवायरनमेंट एंड फूड की वजह से। तो उसकी वजह से फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इसको देखें तो ये कभी भी नहीं समझेगी कि ये मेरी स्पीशी है, और समझेगी ये कोई दूसरा है। ऑफ कोर्स इट इज़ अनदर स्पीशी। तो एक दूसरे को रिप्रोडक्टिव पार्टनर चूज़ ही नहीं करेंगे। तो अगर नहीं चूज़ करे उन्होंने तो इसका मतलब है प्रीजाइगोटिक बैरियर। अगर वो चूज़ कर लें और उनका जो ऑफस्प्रिंग वायबल नहीं हो, क्योंकि सिर्फ स्किन कलर चेंज नहीं हुआ, इनके अंदर भी बहुत सारी म्यूटेशंस आई होंगी, उनके मेटाबॉलिज्म में, उनके रिप्रोडक्टिव जीन्स में, बहुत सारी चीज़ों में ओवर टाइम। तो इसलिए इनकी ये डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं इस तरफ और इस तरफ। एंड इट इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल कि ये सिर्फ जो है कोई 2000 किलोमीटर का अराउंड एरिया है और इसमें डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं उनकी, एंड दे are now reproductively isolated due to this geographical isolation, and they had similar ancestors several thousand years ago. Okay, तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में एक और कंसेप्ट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन ये होती है, इस चीज़ को ज़रा समझें। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एन आइलैंड ए, तो इस आइलैंड ए से इस आइलैंड, इस पर एक स्पीशी है ए, और वो इससे मूव करके इस आइलैंड पर आ जाती है। अब इस आइलैंड पर क्यों आई है? क्योंकि 1000 ईयर्स में ये आइलैंड डेवलप हुआ है। तो ये आइलैंड कैसे डेवलप हुआ? वाटर लेवल लो होने की वजह से भी डेवलप हुआ हो सकता है, ये भी हो सकता है ये वोल्केनिक एरप्शन से डेवलप हुआ हो। तो जब वाटर लेवल लो होगा, कोई क्लाइमेट चेंज आते हैं, हर फ्यू हंड्रेड ईयर्स के बाद ग्लोबल वार्मिंग अर्थ पर होती रही है और क्लाइमेट चेंज होते रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज हुआ, वाटर लेवल फॉर एग्जांपल लो हो गया, या हो सकता है ये फ्रीज हो गया हो। तो अगर ये फ्रीज होता है तो इधर वाली कुछ स्पीसीज, चूंकि इनका आपस में कंपटीशन है फूड एंड स्पेस के लिए, तो कुछ इंडिविजुअल्स जो स्ट्रॉन्गर थे वो यहाँ से मूव करके इधर चले जाएंगे। एक रीज़न। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर इफ़ इट डिफ़िकल्ट प्लेस तो वो स्ट्रॉन्गर इधर जा सकते हैं, वीकर भी जा सकते हैं, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग हैं वो इन वीकर्स को मारेंगे तो वो यहाँ से भागेंगे, तो भाग कर दूसरी तरफ जाएंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर उनमें से जो सर्वाइव करेंगे वो यहाँ पर सर्वाइव करके अपनी स्पीशी स्टैब्लिश करेंगे, और लॉन्ग टाइम के लिए ये इनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाएंगे, तो इनकी म्यूटेशंस इनमें एक्यूमुलेट होंगी। इसी तरह उसके बाद ये अगले आइलैंड पर जा सकती है, और उसके बाद अगले पे जा सकती है, और फिर अगले से, और फिर कुछ दूसरे उस पर वापस भी आ सकते हैं। तो इससे एक स्पीशी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में ओवर मिलियंस ईयर्स जो है वो डेवलप हो जाती है। एंड इसकी सबसे खूबसूरत एग्जांपल गैलापागोस है। गैलापागोस आइलैंड पे यही हुआ है। वहाँ पर आइलैंड की चेन है, और वो चेन आइलैंड जो है वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, तो इसलिए हमें उन आइलैंड्स पर डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं। तो उसमें जो गैलापागोस आइलैंड्स पर जो एग्जांपल है वो जाइंट टॉर्टॉइस की है, कि वहाँ पर डिफरेंट आइलैंड के ऊपर टॉर्टॉइस की डिफरेंट स्पीशी है। जो स्पीशी इस आइलैंड पे है वो इस पे नहीं है, और जो इस पे नहीं है वो इस पे है, और इसी तरह से डिफरेंट। तो 3-4 जाइंट टॉर्टॉइस की स्पीशीज़ हैं, और वो एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकते। और अगर हम उनको डिटेल से स्टडी करें बेस्ड ऑन जेनेटिक मार्कर्स, तो हमें पता चलता है कि उनका इंसेस्टर एक ही था, जो हो सकता है यहाँ से आया हो। और चूंकि आपने देखा है कि गैलापागोस आइलैंड्स बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हैं, इसलिए गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ हैं, फिंचेस की और ब्लू फुटेड बूबी की और सी लाइन की और जाइंट टॉर्टॉइस की और बहुत सारे बर्ड्स की, वो स्पीशीज़ सिर्फ यहीं पर हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ भी वो सिर्फ यहीं हैं, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो यहीं इवॉल्व हुई हैं। अगर वो कहीं और इवॉल्व होती तो बाकी जगहों पे भी होती। ओके, तो अब ये एलोपैटिक स्पीसिएशन में एक और एग्जांपल है हमारे पास। ये भी एडेप्टिव रेडिएशन की एग्जांपल है कि डिफरेंट किस्म की फिंचेस थी। एक्चुअली एक ही किस्म की फिंचेस वहाँ पर रह रही होंगी। उसके बाद सम ऑफ द फिंचेस दे स्टार्टेड ईटिंग बड एंड अदर स्टार्टेड ईटिंग सीड्स। व्हाई? देयर इज़ अ चांस कि जब पॉपुलेशन बड़ी हो, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लेते हैं कि पहले सभी सीड्स खाते थे, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उनमें कंपटीशन हुआ, एंड सम ऑफ देम
जो वीकर थी क्योंकि इन्होंने उनको मार भगाया होगा, या वो स्ट्रॉन्गर होंगी एंड दे ट्राई टू चूज अनदर फूड फॉर वन और अनदर रीजन, तो वीकर और स्ट्रॉन्गर, तो दे स्टार्टेड ईटिंग बर्ड्स। तो इसी तरह से सम ऑफ देम, जब इन्होंने उनको मार भगाया तो दे स्टार्टेड ईटिंग इंसेक्ट्स, अदर स्टार्टेड ईटिंग कैक्टाई। तो जब उन्होंने डिफरेंट फूड को खाना शुरू किया तो उसके बाद ओवर 1000 years उनके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आई, जिसकी वजह से अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो एवोल्यूशन स्पीसिएशन का जो कंसेप्ट है। देखें, ऐसा नहीं होता, इस बात पर गौर करना आपने, ऐसा नहीं होता कि जब सीड ईटिंग हैबिट शुरू की कुछ स्पीशीज़ ने या कुछ फिंचेस ने और दूसरों ने बर्ड ईटिंग शुरू की और किसी ने जो है वो इंसेक्ट खाना शुरू किए, तो उसके वजह से उनकी चोंच मॉडिफाई हो गई, उसकी वजह से उनका ये, ऐसे नहीं होता। होता ये है कि एक्चुअली रैंडमली म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशंस इनमें भी हो रही हैं, इनमें भी हो रही हैं। उन म्यूटेशंस के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे होते हैं उनमें से, फॉर एग्जांपल अगर सीड ईटर्स की हम बात करें, तो वो फिंचेस जो सीड ईटिंग फिंचेस के यहाँ पैदा हुई और वो बेटर सीड खा सकती हैं और बेटर वे में सीड को डाइजेस्ट कर सकती हैं, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को कंटिन्यू करेंगी। जिनके अंदर म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन हुई कि वो सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही या सीड को खा नहीं पा रही, तो वो वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो मारे जाएंगे। तो इसलिए आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे यहाँ सिर्फ वो फिंचेस सिलेक्ट हो जाएंगी जो बेटर वे में सीड को खा सकती हैं। इसी तरह इंसेक्ट ईटर्स जो फिंचेस हैं, उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें म्यूटेशंस होगी, डिफरेंट तरह के बच्चे पैदा होंगे, तो जो उनमें से बेटर इंसेक्ट ईटर्स होंगे वो अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे आगे जाकर हमें सिर्फ वही मिलेंगे जिनकी चूंच उसके अकॉर्डिंग होगी। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ी खूबसूरत है, लेटेस्ट रिसर्च है, इट वाज पब्लिश्ड फ्यू ईयर्स अगो, आई डू नॉट रिमेंबर द डेट। अमेरिका में एक जगह पर जो थे ना, वो एक हॉपर्स थे, क्रिकेट्स। तो वो आपको पता है जो क्रिकेट्स हैं वो रात को बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ही अरसे में, लाइक पिछले 10-15 सालों में, वहाँ पर जो रात के वक्त जो क्रिकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे, लेकिन अब वहाँ पर क्रिकेट्स का शोर बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो क्या वजह हुई है कि क्रिकेट्स का शोर था? अब शोर वो क्यों करते थे? वो जो शोर करते थे वो एक कॉल होती थी जिसका रोल था, उनका एक अलार्म कॉल थी वो। अब वहाँ पर साइंटिस्ट ने समझा कि शायद यहाँ से क्रिकेट्स की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन जब गौर किया तो पता चला कि वहाँ क्रिकेट्स की पॉपुलेशन उतनी ही है, लेकिन अब वो रात को शोर नहीं करते। तो वजह क्या हुई कि जो उनके प्रेडेटर्स थे, उन क्रिकेटर्स के, जब क्रिकेटर्स रात को शोर करते थे तो जो प्रेडेटर्स थे उनको मौका मिलता था कि वो शोर करने वालों को पकड़ कर खा जाएं। तो अब ऐसा नहीं हुआ कि जब उनको पता चला कि हमें जो शोर करते हैं उनको शिकार कर लिया जाता है, इस किस्म के जो क्रिकेट्स थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन जो आवाज़ प्रोड्यूस करने वाले थे उन्हें शिकार किया जा रहा था क्योंकि प्रेडेटर साउंड की वजह से ही उनको फाइंड करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन कम हो गई और दूसरों की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई क्योंकि रात के वक्त प्रेडेटर्स उनको नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो दैट्स हाउ अब वो एक न्यू स्पीशी के तौर पर वहाँ इस्टेब्लिश हो गए हैं और अब इनकी म्यूटेशंस इनके अंदर ही एक्यूमुलेट होती रही होंगी। और जो साइलेंट क्रिकेट्स होंगे उन्होंने आपस में इंटरब्रीड करके जो बच्चे पैदा किए होंगे इनिशियली, उनमें ऐसे होंगे जो शोर मचाते होंगे। अब वो जो शोर मचाते थे उन्हें खा लिया गया, जो शोर नहीं मचाते थे, साइलेंट थे, वो आगे से आगे बच्चे पैदा करते चले गए। राइट, सो दैट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो लुक एट द गैलापागोस आइलैंड्स। तो ये आइलैंड चेन्स हैं और ये एलोपैथिक स्पीसिएशन की बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ये आइलैंड्स हैं गैलापागोस के और इनकी हर एक की अपनी स्पीशीज़ हैं। इसकी एग्जांपल जाइंट। तो आप देखें कि ये एक दूसरे से फिजिकली जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, ये हवाईयन आइलैंड्स हैं। नॉट ओनली जो कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन का, वो सिर्फ गैलापागोस पे नहीं है, हवाई जो है, हवाई के अंदर तो यहाँ पर भी ऐसा है। तो इसकी आइलैंड की अपनी स्पीशीज़ हैं, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके इंसेस्टर सेम है, मतलब वी हैव जेनेटिक मार्कर्स। जब हम स्टडी करते पता चलता है इन दोनों का, यहाँ पर रहने वाले सिलेक्टेड ग्रुप को, जब हमने यहाँ पर रहने वाले को स्टडी किया तो हमने देखा कि उनके इंसेस्टर सेम है, लेकिन अब वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। अगर उनको एक जगह छोड़ें तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं। तो ये जियोग्राफिकल रीज़न है।
राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखें, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लोरिडा कीज। फ्लोरिडा कीज इज अनदर बट डिफरेंट आइलैंड चेन। इस आइलैंड चेन में क्या है कि आप देख रहे हैं कि सारे आइलैंड्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो चूंकि ये आइलैंड आपस में कनेक्टेड थे, इसलिए यहाँ पर जियोग्राफिक आइसोलेशन वैसे नहीं हुई जैसी हवाईयन आइलैंड्स पे हुई या गैलापागोस में हुई। यहाँ पर उस तरह से नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ की जेनेटिक डाइवर्सिटी वैसे नहीं है जैसे वहाँ पर है। यहाँ हमें बहुत कम डाइवर्सिटी मिलती है क्योंकि आइलैंड के कनेक्ट होने की वजह से वो वाली जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो हासिल नहीं हुई। हाँ, नई स्पीशीज़ यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन के थ्रू हुई होंगी क्योंकि वो भी एक प्रोसेस है स्पीसिएशन का, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर देखें, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने दूर करना है। अभी हमने ये बात की कि ऑर्गेनिज्म के जियोग्राफिकली आइसोलेट होने से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। तो जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हुए तो उनकी नई स्पीशीज़ बन गई। यहाँ पर पहली बात तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो जियोग्राफिक आइसोलेशन है, इट इज़ नॉट ट्रूली एंड ओनली काज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यानी जियोग्राफिक आइसोलेशन के अलावा भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो रिप्रोडक्टिव बैरियर है या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, वो स्पीसिएशन की ओनली काज नहीं है। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं कि जियोग्राफिक आइसोलेशन हुए, जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हुए, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हुए तो इसलिए न्यू स्पीशी हैं। तो हम इस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आपने करना कि हमेशा ऐसे होता है। देयर आर अदर फैक्टर्स टू, तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया है। तो जियोग्राफिक आइसोलेशन ओनली रीज़न नहीं है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ओनली रीज़न नहीं है स्पीसिएशन की। देयर आर अदर प्रोसेस टू। ओके, तो यहाँ पर देखें आप, एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रोफेसर डायन डोड, हु इज़ प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक एग्जांपल सेट की जो प्री जाइगोटिक बैरियर की एग्जांपल है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉपुलेशन थी ड्रोसोफिला, जो फ्रूट फ्लाई होती है, आपने एफएससी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इस फ्रूट फ्लाई को एक जार में रखा और उसको कुछ जनरेशन्स यहाँ ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने इस जो फ्रूट फ्लाइज थी उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मीन इसी जार से लेकर दो डिफरेंट में। तो एक में उन्होंने स्टार्च को एज ए फूड सोर्स दिया और दूसरे को उन्होंने माल्टोज एज ए फूड सोर्स दिया। तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने जियोग्राफिकली आइसोलेट कर दिया है। अब ये जियोग्राफिकली आइसोलेट है, मीन्स ये इनसे मीटिंग कर ही नहीं सकते। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एलोपैथिक स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। तो जियोग्राफिक आइसोलेशन के साथ साथ अब जो दो डिफरेंट जगह पर ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ डिफरेंट किस्म की फूड हो, राइट। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर माल्टोज को दिया है एज ए फूड सोर्स और यहाँ पर स्टार्च को दिया एज ए फूड सोर्स। तो अब देखा उन्होंने क्या, कुछ अरसे बाद उन्होंने इस जो माल्टोज यूटिलाइजिंग फ्लाइज थी और जो स्टार्च यूटिलाइजिंग फ्लाइज थी, उनको दोबारा एक ही आफ्टर सेवरल जनरेशन उनको फिर एक ही जार में डाला और उनको अलाउ किया कि वो मीटिंग करें। जब उनको अलाउ किया तो उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस देखा। वो क्या था, वो ये था कि प्रोफेसर डायन डोड ने देखा कि जो स्टार्च यूटिलाइजिंग फीमेल फ्लाइज हैं वो स्टार्च यूटिलाइजिंग मेल फ्लाइज को एज ए पार्टनर चूज करने को प्रेफर कर रही थी। इसी तरह जो माल्टोज यूटिलाइजिंग फ्लाइज हैं वो माल्टोज यूटिलाइजिंग को ही प्रेफर कर रही थी। तो अब इसको कैसे हुआ होगा, हाउ डिड दे डू दैट, बिहेवियर आइसोलेशन, क्योंकि फूड की वजह से इनकी बॉडीली स्मेल डिफरेंट हो गई होगी, इनके मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो गए होंगे। आपने पढ़ा है पीछे कि सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने वाला हमारा मेटाबॉलिक नेटवर्क होता है वो और होता है, और अगर हमने माल्टोज को यूटिलाइज करना हो, या आपने इकोलाई में ये पढ़ा होगा ना कि उसमें एक ओपेरॉन होता है, क्या कहते हैं उसको, लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो लैक्टोज यूटिलाइजिंग मेटाबॉलिज्म और होता है, ग्लूकोज यूटिलाइजिंग मेटाबॉलिज्म और होता है। तो देयर आर डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व इन यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेज। तो इट इज दिस थिंग इज अफेक्टिंग द जेनेटिक ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसलिए अब इनके बीच में जाहिर है उनकी जब फूड सोर्स डिफरेंट है तो उनकी बाई प्रोडक्ट्स भी मेटाबॉलिक डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्मेल चेंज हो सकती है। तो ये हो सकता है उन्होंने एक दूसरे को लाइक ही ना किया हो स्मेल की वजह से, और भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। तो दे डिसाइडेड नॉट टू चूज मीटिंग पार्टनर्स आई मीन ईच अदर। तो अब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, तो ये एक रीज़न है। ओके, अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी एनिमल से, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ प्लांट से। प्रोफेसर रॉबर्ट विकरी
इन द यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पोस्ट जाइगोटिक बैरियर डेवलप हुए। अभी जो हमने एग्जांपल दी उसमें फ्लाइज ने एक दूसरे को मेटिंग पार्टनर चूज करना बंद कर दिया, मींस प्री जाइगोटिक बैरियर डेवलप हो गई। तो ये एक मंकी फ्लावर है। पता नहीं आपको क्या लग रहा है, बट मुझे तो लग रहा है इट्स लुक्स लाइक मंकी। आई मीन मंकी विद माउथ फिल्ड विद पीनट्स, डोंट यू थिंक? ओके, इट्स अप टू यू। ओके, तो प्रोफेसर रॉबर्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? This is the map of the United States. Here you see Michigan, Chicago, Illinois, Indiana, Missouri, Oklahoma, Dallas, Texas and Houston. तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इससे मंकी फ्लावर की जो डिफरेंट स्पीशीज़ थी उनको कलेक्ट किया। कलेक्ट करके उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। मीन जो यहाँ से चूज़ किए थे उनकी इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, डिफरेंट के साथ उसने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। अब उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? उसने देखा कि जब शिकागो से फॉर एग्जांपल उसने जो मंकी फ्लावर चूज़ किए थे उसको जब शिकागो वालों के साथ ही क्रॉस किया गया तो सबसे ज़्यादा यानी जो उसके सीड्स प्रोड्यूस हुए वो वायबिलिटी और फर्टिलिटी हाईएस्ट थी व्हेन कंपेयर टू कि जो शिकागो वालों को मिसूरी या केंटकी वालों से करवाया गया। जब केंटकी वालों से क्रॉस करवाया गया तो से कि 75% वायबिलिटी और फर्टिलिटी रह गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यानी कम हो गई थी इसकी निस्बत। उसके बाद जब इसको ओक्लाहोमा के साथ और मिसिसिपी के स्पीशीज़ के साथ यहाँ वालों को क्रॉस करवाया गया तो फर्टिलिटी और वायबिलिटी जो थी सीड्स की वो और कम होगी। और जब उनको ह्यूस्टन और इधर वालों के साथ करवाया गया तो बहुत ही कम, ऑलमोस्ट ज़ीरो फर्टिलिटी रही, मीन सीड ही नहीं बने उनके। तो अब क्या हमें लग रहा है कि जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से डिस्टेंस की वजह से जियोग्राफिकल आइसोलेटेड। तो अभी ये स्टोरी क्या है, ये चिप लिजर्ड वाली स्टोरी है जो ओरेगन और नेवाडा में हमने देखी। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि इनिशियली हो सकता है कि ये ओक्लाहोमा वाले जो हैं यहाँ से फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, या मिसिसिपी के यहाँ से ये मंकी फ्लावर शुरू हुआ होगा। तो जब इसके प्लांट्स बढ़ते चले गए, इधर को भी बढ़ रहे हैं, इधर को भी बढ़ रहे हैं, तो जो यहाँ वाले और यहाँ वाले हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड हैं। इसलिए क्योंकि इनकी म्यूटेशंस आगे, इनकी म्यूटेशंस आगे, उनकी म्यूटेशन जमा होते होते ये बिल्कुल डिफरेंट हो गए इस तरह वालों से, और इनको मौका नहीं मिला आपस में क्रॉस ब्रीड करवाने का। और ये वाले क्योंकि इनसे डेवलप हुए हैं इसलिए जब इनको हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो दे हैव स्टिल more genetic compatibility as compared to the species from Illinois to species in the Houston, right? So this is the geographic isolation. So it is another example of the allopathic speciation. So now let's summarize the allopathic speciation के जो new species होती हैं वो reproductive isolation जो geographical reason की वजह से है, उसकी वजह से जब new species पैदा होती हैं उसको हम कहते हैं allopathic speciation। और दूसरी बात जो जीन पूल होता है आइसोलेटेड पॉपुलेशन का, यानी इनिशियली जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेट होते हैं। जब जियोग्राफिकली आइसोलेट होते हैं तो उनके दोनों का जो जीन पूल होता है वो सेपरेटली जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशंस और दूसरी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो फिर एक दूसरे के जेनेटिकली कंपैटिबिलिटी जो होती है उनकी वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर थाउजेंड्स मिलियन ईयर इतनी डिफरेंट हो जाती है एक दूसरे से कि अब अगर आप उनको एक दूसरे के साथ मीटिंग करवाएं या उनको रिप्रोड्यूस करवाने की कोशिश करें तो वो वायबल नहीं होते उनके ऑफस्प्रिंग्स, या वो मीटिंग ही नहीं करते, अगर करें तो उनके ऑफस्प्रिंग्स वायबल फर्टाइल नहीं होते, तो इसलिए वो डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाती हैं। तो जब एक चीज़ दूसरी चीज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशंस के अलावा जब एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप दो डिफरेंट प्लेसेस पे होता है तो वहाँ के हैबिटाट्स और बिहेवियर भी उनका चेंज होता है, और उनकी वहाँ का वेदर हो कंडीशंस हो सकता है डिफरेंट हो, जिसकी वजह से उनकी ब्रीडिंग सीजन, उनका ब्रीडिंग टाइम चेंज हो सकता है, वहाँ फूड डिफरेंट होने की वजह से उनकी डिफरेंट बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमने पीछे पढ़े हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बैरियर्स डेवलप करती हैं। तो वी स्टॉप हियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि सिम्पैट्रिक स्पीसीशन का प्रोसेस क्या होता है। तो आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स टू टेल यू इन दैट पार्ट ऑफ द लेक्चर. Thank you very much. If you have any questions, please do write, email or WhatsApp me. Thank you very much. Best wishes.